हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर वन। उसका जो चैप्टर है द एंड ऑफ बायोपोलरिटी। जैसे आपको पता है कि जो हमारा चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा, वो अब सीबीएसई क्लास 12th के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम डिस्कस करेंगे आज द एंड ऑफ बायोपोलरिटी। तो जो बायोपोलरिटी चैप्टर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये अकेला एक मात्र सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर है जो 6 मार्क्स का अकेले चैप्टर कवर करता है। दिस चैप्टर जो 6 मार्क्स अकेले कवर करता है। तो एक चैप्टर से 6 मार्क्स का पेपर आना मतलब खुद में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। और आजकल तो सीयूटी पीजी सभी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। सो द एंड ऑफ बायोपोलरिटी जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मतलब जैसे हमने ऑलरेडी कोल्ड वॉर नहीं पढ़ा है, जो बेसिक है, जो बेस है इस चैप्टर का, जहाँ हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड, जैसे कोल्ड वॉर में क्या क्या चीजें थी। तो अगर थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करें तो कोल्ड वॉर अगर हम बात करें तो कोल्ड वॉर कोई एक वॉर नहीं थी इतनी जहाँ पर जहाँ एक दूसरे से लड़ाई हो रही है। हॉट वॉर नहीं थी, इट इज अ कोल्ड वॉर। कहने का मतलब था कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल वॉर थी बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर। तो मतलब आप इसमें एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी की वॉर हो रही है। कौन सी आइडियोलॉजी किससे बड़ी है? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बड़ी है या कम्युनिस्ट या अमेरिका की जो आइडियोलॉजी थी वो बड़ी? मतलब आपस में ये एक तरीके से कहूँ तो ये आइडियोलॉजिकल वॉर, इट इज नॉट अ डायरेक्ट वॉर जहाँ दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो डिस्प्यूट था वो ऑलमोस्ट अबाउट जो था वो था एक दूसरे के आइडियोलॉजी को लेकर, किसकी आइडियोलॉजी बड़ी। कोल्ड वॉर सिर्फ आइडियोलॉजी को लेकर है और कोई कोल्ड वॉर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करें थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो ये चैप्टर जो है 19, जब हम बात करें कि कैसे चैप्टर बायोपोलरिटी स्टार्ट कैसे होती है, तो अगर इसके मैं बैकग्राउंड की बात करें तो दो पावर थी। इट इज फर्स्ट वन इज एलाइड पावर एंड सेकंड वन इज एक्सेस पावर। ये हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर टू की, जो 1939 से 1945 तक चला। तो एलाइड पावर कंट्री थी वो थी ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, चाइना एंड सोवियत यूनियन। तो जो यहाँ जो आइडियोलॉजी में जो कोल्ड वॉर की वॉर होती है वो इन दोनों कंट्री में हो रही है, डेट इज यूएस एंड सोवियत यूनियन। इधर जो हमारी कंट्री है डेट इज जर्मनी, इटली एंड जापान। तो कोल्ड जो सेकंड वर्ल्ड वॉर तो एंड कैसे होता है? सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है जब यूएसए जो है ना, वो जापान के जो स्टेट है हिरोशिमा एंड नागासाकी पर इन पे एटॉमिक बॉम्ब गिराता है। और और इसी तरीके से, और जब ये दोनों बॉम्ब गिराए जाते हैं तो जापान को सरेंडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर आके सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है 1939 से, जो 1945 1939 से 1945 चली। तो जो दो बॉम्ब गिराए गए थे, जैसे जो बात करते जो हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया गया था उसको नाम दिया गया था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। जो नागासाकी से गिराया गया था, जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। दो बॉम्ब गिराए गए थे, फर्स्ट वन इज लिटिल बॉय ऑन हिरोशिमा एंड सेकंड वन इज फैट मैन ऑन नागासाकी। तो यही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। इसके बहुत सारे अलग अलग क्रिटिक्स थे जो हम चैप्टर वन में डिस्कस करते हैं। क्या क्रिटिक्स थी? कुछ लोगों का ये कहना था कि जापान सरेंडर करने वाला था, लेकिन अमेरिका को अपनी पावर शो करनी थी, इसलिए उसने जानबूझकर उसके बाद भी उसने बॉम्ब गिराया। तो बहुत लोगों का ये भी कहना था कि वो चाहते थे कि वो अपनी पावर शो करें, इसलिए उन्होंने बॉम्ब गिराया, जबकि जो जापान था वो ऑलरेडी सरेंडर कर रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, इसलिए यूएसए ने बॉम्ब गिराया। तो अब हम बात करते हैं, तो जो चैप्टर स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है बर्लिन वॉल से। बर्लिन एक ऐसी वॉल थी जो कहीं ना कहीं दो, बर्लिन वॉल मतलब बर्लिन वॉल का जो बर्लिन वॉल जो बनाई गई थी वो मतलब डिवाइड, बर्लिन वॉल जो थी वो ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को आपस में डिवाइड कर रही थी। सो ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के आपस में डिवीजन था। मतलब ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन की आइडियोलॉजी अलग थी, वही यूएसए यूएसएसआर वाली आइडियोलॉजी थी, कैपिटलिस्ट या कम्युनिस्ट। तो जो बर्लिन वॉल है वो सिंबलाइज करता है, डिवीजन करता है कैपिटलिस्ट का और कम्युनिस्ट वर्ल्ड का। बर्लिन वॉल 1961 में बनाई गई थी, जो बर्लिन को डिवाइड करती है ईस्ट बर्लिन से और वेस्ट बर्लिन। एक है ईस्ट बर्लिन और एक है दूसरी वेस्ट बर्लिन। क्योंकि जो ईस्ट बर्लिन है वो कैपिटल, जो ईस्ट की बर्लिन है वो कैपिटलिज्म का शो कर रहे हैं, और जो वेस्ट बर्लिन है वो
सॉरी, जो वेस्ट बर्लिन है वो कम्युनिज्म है और जो ईस्ट है वो कैपिटलिज्म है। ये 1961 में बनाई गई थी और ये 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल थी और ये 28 ईयर्स तक दोनों ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को सेपरेट कर रही थी। कई बार सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि बर्लिन वॉल क्या सिंबलाइज करती है, तो बर्लिन वॉल सिंबलाइज करती है कि कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट का डिवीजन को सिंबलाइज करती है और ये 1961 में बनाई गई थी और इसको बाद में लोगों ने खुद गिरा दिया था 9 नवंबर 1989। इसको कहते हैं डेमोलिशन ऑफ बर्लिन वॉल। तो बर्लिन वॉल कब गिराई गई? 9 नवंबर 1989 में बर्लिन वॉल लोगों के द्वारा ही गिराई गई और जो जर्मनी, जो ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में बटा हुआ था जर्मनी, वो अब एक ही बन गया। यहाँ पर जर्मनी का यूनिफिकेशन, कभी बार कहा था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया क्योंकि जो बर्लिन है वो जर्मनी की कैपिटल है। ठीक, तो ये था हमारा बर्लिन वॉल का कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं सोवियत सिस्टम पे। तो अगर हम बात करें तो सोवियत सिस्टम पे बात करते हैं। तो सोवियत सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं कहते हैं, सोवियत सिस्टम जो था वो सोवियत सिस्टम सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन की बात होती है जो 1917 में हुआ था रशिया में। जो कहीं ना कहीं जो आइडिया जो था वो जो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर था किससे? आइडिया ऑफ सोशलिज्म के। और जो लोग थे वो कहीं ना कहीं जो कैपिटलिज्म है, क्योंकि कैपिटलिज्म यूएसए फॉलो कर रहा था, तो कैपिटलिज्म के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को फॉलो नहीं करना चाहते थे। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था वो किससे इंस्पायर था? सोशलिज्म से। और वो अपोज कर रहे थे किसको? कैपिटलिज्म को, जो यूएसए फॉलो करता है। और डिमांड कर रहे थे कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए। इगैलिटेरियन वो सोसाइटी होती है जिसमें सब चीज इक्वली डिवाइड होता है, जो भी चीजें हैं वहाँ पर इक्वल अमाउंट में, इक्वल नंबर ऑफ पीपल्स में डिवीजन होता है। ठीक, और कहते हैं कि ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटेम्प्ट था जहाँ पर ये यूएसएसआर में हो रहा था कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं इनको हटा दिया जाए, इनको हटा दिया जाए और एक ऐसी सोसाइटी डेवलप्ड की जाए जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे वर्क करे। मतलब यहाँ पर जो भी होगा वो गवर्नमेंट रूल करेगी और जो भी चीजें हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी कुछ होगा वो गवर्नमेंट के अंडर होगा। देयर वाज नो प्राइवेट सेक्टर। और जो मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे सोसाइटी बटी होनी चाहिए, डेट इज इगैलिटेरियन सोसाइटी। और वहाँ के जो लीडर थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के थे वो व्लादिमीर लेनिन। ये कहा था कि फाउंडर भी थे किसके? बोल्शेविक पार्टी का। अगर किसी ने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ भी व्लादिमीर लेनिन की बात होती है, बोल्शेविक पार्टी की उनकी बात होती है। जहाँ हम बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन की, तो उस समय रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो इकोनॉमी थी वो, और मैंने बताया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात हो रही थी, तो वो हर चीज जो प्लान है वो कंट्रोल है गवर्नमेंट करेगी। और जो उनका जो मिलिट्री अलायंस था उसको नाम दिया गया वॉर्सो पैक्ट, जो 1955 में बनी थी, क्योंकि 1949 में यूएसए ने नाटो बनाया था। और इस नाटो को काउंटर करने के लिए ही नाटो को काउंटर करने के लिए बनाया गया था वॉर्सो पैक्ट, जो यूएसएसआर ने बनाया था। और यूएसएसआर और उसके रिलेटेड कंट्रीज ने, उनका सिंपल रूल था कि अगर आप किसी भी एक हमारी कंट्रीज पे अटैक करोगे तो पूरे जितने भी वॉर्सो पैक्ट में लोग हैं या नाटो में लोग हैं या जो मेंबर्स कंट्री हैं वो सब समझेंगे कि ये वॉर है और वो सामने से फिर वॉर होगी। फिर एक नहीं, फिर वो ग्रुप में वॉर होगी। ठीक, तो उस समय अगर हम बात करें तो यूएसएसआर का डेवलपमेंट की बात करते हैं। यूएसएसआर के डेवलपमेंट की बात करते हैं कि उस समय यूएसएसआर जो था वो किस तरीके से डेवलप्ड हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उस समय जो था वो यूएसएसआर में बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कम्युनिकेशन। यूएसएसआर मतलब यूएसएसआर की डेवलपमेंट है, उस समय क्या क्या चीज यूएसएसआर में डेवलपमेंट हो रही थी, तो उनका जो कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। उनके पास वास्ट एंड एनर्जी रिसोर्सेज थे जिसमें ऑयल आता है, आयरन आता है, स्टील एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। और उस समय जो यूएसएसआर था उनके पास इतनी बेटर डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी कि वो अपने ही कंट्री में कहे तो वो पिन से लेकर कार तक वो खुद बनाते थे। वो कुछ भी उस समय तक एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे फ्रॉम एनी अदर कंट्री। तो समझ लो कि उस समय यूएसएसआर का अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड था, मतलब वो हर चीज खुद बना पा रहे हैं। उन्हें किसी भी कंट्री से कोई जरूरत नहीं है, कोई कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं चाहिए। लोगों जो लोग थे वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें गवर्नमेंट जो थी वो बेसिक सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही थी। हेल्थ हेल्थ में उनको मिल रहे थे, एजुकेशन में मिल रहा था,
सब्सिडीज मिल रही थी, चिल्ड्रंस वेलफेयर में मिल रही थी, प्लस उस समय कहा जाता है कि उस समय वहां पर कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। 100% एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करता था उस समय यूएसएसआर, कि वहां पर एक भी सिंगल पर्सन नहीं है जो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड हो। स्टेट ओनरशिप थी, क्योंकि वहां पर कैपिटलिज्म को फॉलो सॉरी सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होगा वो गवर्नमेंट के अंडर होगा, और गवर्नमेंट जो काम करेगी वो वेलफेयर के लिए काम करेगी रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और वहीं पर जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी आती है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो करती है, बट फॉर द नॉट फॉर द वेलफेयर बट टू मेक देयर प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो उस समय जो भी प्रोडक्ट लैंड जो था या जो भी गवर्नमेंट के प्रोडक्टिव एसेट्स थे वो सब किसके अंडर आते थे? सोवियत स्टेट, दैट इज, क्योंकि वहां पर सोशलिस्ट थी। प्लस बात करते हैं कि उस समय क्या क्या सोवियत सिस्टम में प्रॉब्लम थी, मतलब सोशलिस्ट ऑफकोर्स जो इतनी सारी चीजें हैं तो कुछ वहाँ प्रॉब्लम भी रही होंगी। पहली प्रॉब्लम थी कि वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन, काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव सोसाइटी थी। जो वहाँ के रूलर्स थे लीडर थे वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन व्यू के थे, इसलिए जो लोगों की लाइफ थी वो दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही थी। दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा था कि जो धीरे धीरे उनकी जो डेमोक्रेसी है वो खो रही है। उनके पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी वो भी नहीं थी, और जो भी लोग अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो भी अपनी बात को रखना चाहते थे वो कार्टून्स और जोक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे। तो जो भी चीजें उन्हें कहनी है वो डायरेक्टली तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। उनके पास डेमोक्रेसी, लगभग डेमोक्रेसी भी उनकी कोलैप्स होने पे थी। सो जो भी उन्हें बात कहनी है वो अपने कार्टून्स बनाएंगे या जोक्स के थ्रू गवर्नमेंट को समझाते थे। मोस्ट ऑफ द जो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन थे सोवियत स्टेट के वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी तो रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरा इतना अपना कंट्रोल सारे इंस्टीट्यूशन पे इतना ज्यादा था, कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थे। अकाउंटेबल मतलब कहीं ना कहीं वो लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, एंड दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर द पीपल। कहीं कहीं जो रशिया के लोग थे उन्हें खुद भी लगता था, या यूएसएसआर के लोग थे उन्हें लगता था कि हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जो हमारे लीडर्स हैं वो हम पे ध्यान नहीं दे रहे, जिसके कारण उन्हें कहीं ना कहीं सफोकेशन और सबकस्ट फील होता था कि जो खुद के लीडर है वो उनके रीजन पे या उनके एरियाज पे ध्यान ही नहीं दे रहे, दे ओनली वर्क फॉर देयर ओन। क्योंकि भाई इफ यू आर अ लीडर, और आप लीडर हो तो सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम करोगे रेदर देन अपने लिए और अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो उस समय कुछ कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ रही थी यूएसएसआर में। सो तो ये प्रॉब्लम थी जो उस समय यूएसएसआर फॉलो कर रहा था। प्लस कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी था उस समय यूएसए और यूएसएसआर में कि क्या कौन कौन ज्यादा बड़ा है, किसकी आइडियोलॉजी बड़ी है, किसके पास क्या चीजें ज्यादा है। आम पहले जो था वो आम रेस पे बात चलती थी, किसके पास कितने गन है, किसके पास कितने हथियार हैं, कौन कितना पावरफुल है। सोवियत, ऑफ कोर्स यूएसए बहुत पावरफुल कंट्री थी, लेकिन सोवियत यूनियन भी टाइम टू टाइम मैनेज कर रहा था कि वो यूएसए की जो आर्म्स की जो वेपन, मतलब जो आर्म्स वेपन है उनकी बराबरी कर पाए, उन तक पहुंच पाए जितनी वो। बट उस समय जो उनकी कंडीशन थी वो कर तो पा रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी जो कॉस्ट था वो बहुत हाई आ रहा था। उनका जो टेक्नोलॉजी था, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर का बहुत पीछे था यूएसए से। सो जो यूएसए था, यूएस जो था वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इसमें ही एक सोवियत इन्वेजन हो जाता है अफगानिस्तान से 1979 में, जिसमें जिस, जिसमें वेजेस तो बढ़ रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन था वो कम हो रहा था। कंज्यूमर गुड की शॉर्टेज आ गई थी, फूड इंपोर्ट करने पड़े क्योंकि फूड्स की इतनी ज्यादा कमी हो गई थी। और 1970 आते आते कहीं ना कहीं जो सोवियत इकोनॉमी थी वो कोलैप्स पे आ गई थी। कोलैप्स अगर बिना कहे तो 1970 आते आते जो सोवियत इकोनॉमी थी वो बिल्कुल स्टेबल या स्टेगनेंट कंडीशन में आ गई थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो यूएसए है उनसे अपने आप को मैच करना चाह रहे थे, और उसके चक्कर में वो इतना ओवर एक्सपेंडिचर कर दे रहे थे कि उनको कॉस्ट बहुत हाई जा रही थी उस चीज को। तो वो बहुत ज्यादा उनके लिए मतलब प्रॉब्लमेटिक था। फिर आते हैं हमारे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, और वहां पर ये दो बड़े रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। इनके जो रिफॉर्म्स है ये बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, सीयूटी में तो आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं इनके रिफॉर्म। जहाँ दो रिफॉर्म की बात करते हैं, पेरेस्ट्रोइका
और दूसरा ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब कि वो कहीं ये एक इकोनॉमिक मॉडल था, वो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, वो इकोनॉमी को दोबारा ही रीमॉडल करना चाह रहे थे। ग्लासनोस्ट के थ्रू वो ओपननेस लाने की सोच रहे थे अपनी इकोनॉमी को, अपनी इकोनॉमी को एज पॉसिबल एज ओपन कर पाए। लेकिन जो भी वहाँ जो भी जो चीजें थी, गोरबाचेव चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं जो रिलेशंस हैं वो अच्छे मेंटेन कर पाए या मैनेज कर पाए। लेकिन जो ये जो दो पॉलिसी थी ये कहीं ना कहीं फेल हो रही थी, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, चीजें उतनी बेटर नहीं हो पा रही थी। तो एक समय तो ऐसा है कि जो उनके ही लोग थे उन्होंने ही उनके खिलाफ, अपने जो लीडर थे मिखाइल गोरबाचेव के खिलाफ, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो वहां भी लोग जो थे उन्होंने खुद डिसाइड किया कि वो कहीं ना कहीं वो अब अपने ही लीडर के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, क्योंकि जो भी पॉलिसीज थी या जो भी चीजें थी वो बेटर नहीं हो रही थी। इतना होने के बाद भी जो मिखाइल गोरबाचेव थे उन्होंने ना कभी इंटरवीन किया और ना कभी उन्होंने इन चीजों के या इन प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के वो लीडर थे और उन्हें दिख रहा था कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसा टाइम चल रहा था कि ऑलमोस्ट कम्युनिस्ट पार्टी कोलैप्स कर जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑलमोस्ट लग रहा था कि कोलैप्स कर जाएगी या हो रहा है कोलैप्स। लेकिन जो मिखाइल गोरबाचेव जो लीडर हैं उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, लोग प्रोटेस्ट करते रह गए। और एक ऐसा टाइम आया कि ऑलमोस्ट जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सामने आई और जो सामने लोगों को दिखने लगी, और कम्युनिस्ट पार्टी का कोलैप्स हुआ। और तब वहां पर आता है कूप। जो कूप आता है वो 1991 में आता है, 1991 में आता है। और इसके जो लीडर बनते हैं वो बोलते हैं बोरिस एल्सन। 1991 में मिलिट्री मिलिट्री coup के जो लीडर बनते हैं वो बोलते हैं बोरिस एल्सन। और ये नेशनल हीरो की तरह इमर्ज होते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जो भी उस समय मिखाइल गोरबाचेव कर रहे थे, क्योंकि लोगों ने उस समय तक फ्रीडम का जो टेस्ट था वो चख लिया था। और जो ओल्ड सिस्टम जैसे काम कर रहे थे ऑलरेडी, वहां पर जो ओल्ड सिस्टम कम्युनिस्ट पार्टी काम कर रही थी वो उन्हें पसंद भी आ रहा था, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड द फ्रीडम, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रीडम देख चुके थे कि फ्रीडम कैसी होती है, हाउ दे कैन एंजॉय देयर फ्रीडम। और कहीं ना कहीं जो पावर जो था, और कहीं ना कहीं पावर भी जो शिफ्ट हो रहा था, वो सोवियत सेंटर में जो पावर था वो शिफ्ट हो रहा था टुवर्ड्स रिपब्लिक। और जब 1991 में बोरिस एल्सन आते हैं और एज ए हीरो इमर्ज होते हैं ऑफ यूएसएसआर, तो जो सेंट्रल एशियन जो कंट्री थी जो अब तक इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही थी कि हमें रशिया को, हम रशिया से अलग होना चाहते हैं, तो अब उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम डिस्टिंग्रेशन ना करके, जो हम इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे वो डिपेंडेंस की डिमांड ना करके हम सोवियत फेडरेशन के साथ या यूएसएसआर के साथ ही अभी बने रहेंगे। उन्होंने जो प्लान था, जो चाहते थे कि हम अलग हो जाएं, वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जो 99 उसके बाद जो अलग अलग चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई। और 1991 में रशिया का डिस्टिंग्रेशन हो जाता है। इसमें रशिया, यूक्रेन, बेलारूस और जो ये अलग अलग बहुत छोटे छोटे जो होते हैं, ये सारे अलग अलग टूट के जो यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर जो था ये 14 कंट्रीज का ग्रुप था। यूएसएसआर जो था 14 कंट्रीज का ग्रुप था, जो बाद में डिस्टिंग्रेशन होकर 13+1 बनता है। इट इज 13 स्मॉल कंट्री और वन रशिया, जो अलग अलग टूट, जिसमें रशिया, यूक्रेन, बेलारूस या और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज बनती हैं। तो 13 स्मॉल कंट्रीज बनती हैं और इट इज वन रशिया। 1991 में किसकी लीडरशिप में, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एमसीक्यू को पूछा भी जाता है कि रशिया डिस्टिंग्रेशन हुआ लेकिन किसके लीडरशिप में हुआ, तो वो होता है बोरिस एल्सन के लीडरशिप में। और जो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको बैन कर दिया गया, और कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को भी उन्होंने दोबारा अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी थी कि हम रशिया, तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी कि कौन सी आइडियोलॉजी बड़ी है नहीं है ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होते दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पर आके उन्होंने भी कैपिटलिज्म को अपनाया, जो यूएसए का मॉडल था उस समय तक ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, जिसको कहीं ना कहीं यूएसएसआर मैच करने की या बीट करने की सोच रहा था। सो अब हम बात करेंगे कि अलग अलग जो रशिया था उसका डिस्टिंग्विशन होने के अलग अलग कारण क्या थे, रशिया टूटा क्यों, व्हाट आर द प्रॉब्लम जो वहाँ पर रशियन में प्रॉब्लम्स थी या लोग जो फेस कर रहे थे। तो वो डिस्कस करेंगे कि रशिया आखिर
टूटा क्यों? तो जो पहला रीजन था कि रशिया का डिस्टिंग्विशन हुआ क्यों, वो था इंटरनल वीकनेस। बहुत अच्छे से ये बात को समझे कि रशिया का डिस्टिंग्विशन हुआ क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। 6 और 4 मार्क्स, मोस्टली 6 मार्क्स में आता है, कई बार 4 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। सो जो पहला रीजन था वो इंटरनल वीकनेस, क्योंकि जो वहाँ के जो भी लीडर्स थे या कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, वो कहीं ना कहीं जो लोगों की नीड्स थी या एस्पिरेशन थे उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। whatever the people wants they were not able to give them। ये आप कहीं से भी अगर कहीं भी अगर आप अपनी पावर को चाहते हो, अपनी पावर में रहो, तो आपकी जो एस्पिरेशंस है या जो आपकी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, आपके उनकी कहीं ना कहीं जो एस्पिरेशंस है या डिमांड है उनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो पहला रीजन था इंटरनल वीकनेस। दूसरा था कि जो इकोनॉमी थी वो स्टेगनेंट हो गई थी। जो वहाँ की इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा स्टेगनेंट हो गई थी। इकोनॉमी स्टेगनेंट का जो रिजल्ट आया वो इतना बड़ा रिजल्ट आया कि वहाँ कंज्यूमर शॉर्टेज हो गई। और कंज्यूमर जब शॉर्टेज हुई तो लोगों को जो भी चीजें चाहिए थी वो प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रही थी। और जो सोसाइटी में लोग थे उन्होंने अपने ही सोवियत जो सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने अपने ही सिस्टम से क्वेश्चन रेज करना और पूछना स्टार्ट कर दिए थे कि ये हो क्यों रहा है। इकोनॉमिक स्टेगनेंट हुई तो इकोनॉमिक स्टेगनेंट का रीजन ये था कि जो उनके अमाउंट था, जो उनका पैसा था, वो मोस्टली यूज कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीट करना चाह रहे थे किसको, यूएसए को। और दूसरा जो डेवलपमेंट कर रहे थे वो सैटेलाइट स्टेट का कर रहे थे ईस्टर्न यूरोप में। तो ये रीजन था उनकी इकोनॉमी को स्टेगनेंट होने का, क्योंकि जो उनके रिसोर्सेज थे वो मिलिट्री पे और न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में वो यूज कर रहे थे, रेदर देन फॉर द वेलफेयर और रेदर देन फॉर द वर्क फॉर द पीपल ऑफ सोसाइटी। और उसके बावजूद भी जो लोग थे ऑर्डिनर पीपल, वो धीरे धीरे उनको अवेयरनेस मिल गई, वो धीरे धीरे समझने लगे कि वो कितना भी रश जो हमारी यूएसएसआर कंट्रीज में हम कितने भी कुछ भी करें, उनमें इतनी नॉलेज आ गई थी कि कहीं ना कहीं जो वेस्ट है वो हमसे ज्यादा एडवांस है। यूएसए जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस है एज कम्पेयर टू यूएसएसआर। तो जो उनकी डिस्पैरिटी जो थी वो क्लियरली उनको सिस्टम में डिस्पैरिटी दिख रही थी कि जो हमसे जो यूएसए है वो बहुत बेस्ट काम कर रहा है, हमसे बेटर काम कर रहा है फॉर द वेलफेयर। और जो भी काम कर रहा था यूएसए इनसे बेटर हो रहा था। इन लोगों को धीरे धीरे बातें समझ आ रही थी, सच और झूठ धीरे धीरे पर्दा फाश हो रहा था। वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो पॉलिटिकल थी वो भी स्टेगनेंट हो गई थी, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थी। दे आर जनरली वर्किंग, उनकी जो अकाउंटेंसी थी वो लोगों के लिए खत्म हो गई थी, वो खुद के लिए काम ज्यादा कर रहे थे अदर देन द पीपल। सो अगला पॉइंट है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सोवरेनिटी। धीरे धीरे राइज नेशनलिज्म की डिमांड बढ़ने लगी और सोवरेनिटी की। जैसे कुछ कुछ जगह बेल्ट, जैसे जैसे रशिया में बेल्टिक रिपब्लिक की जो कंट्रीज थी, इस्टोनिया, लाटविया, जॉर्जिया, कर रहे थे नेशनलिज्म की, सेपरेट